नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारा चौथा चैप्टर, जो था सत्ता के विकेंद्रीकरण। जो नए जो केंद्र जो निकल करके आ रहे थे उसी का ये हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हमने करवा दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले उस पार्ट 1 को देखें, क्योंकि उसमें जो हमने यूरोपीय संघ के बारे में जो करवाया था वो बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए पार्ट 1 वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। और मैंने जैसा कि बताया था कि जैसे यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया और ब्रिक्स हो गया, इन सब के बारे में मैंने बोला था जो एक सेपरेट वीडियो में आपको बना के दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर ये सब बनाऊंगा तो वो फिर भोज हो जाता है, जिससे आपको याद करने में दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए हमने यूरोपीय संघ पार्ट 1 में करवा दिया था। और आज हम जो करवाने जा रहे हैं वो है आसियान। ये भी आपका बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आसियान। आसियान है क्या, ये हमारे को सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कि आसियान है क्या। तो आसियान जो है वो दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों का एक संघ है। मतलब दक्षिणी पूर्वी एशियाई, एशिया का दक्षिण भाग और पूर्व भाग में जो देश आते हैं उन्होंने मिलकर के क्या बनाया, एक आसियान संघ का निर्माण किया। और इसका अगर फुल फॉर्म अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि दक्षिणी पूर्वी जो देश है एशिया के, उससे मिलकर के बना राष्ट्रों का संघ को आसियान कहते हैं। अब आसियान तो हमने समझ लिया क्या है आसियान, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि आसियान की स्थापना कब हुई और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। तो चलिए जानते हैं। स्थापना जो हुई ना इसकी, वो हुई थी अगस्त 1967 में। अगस्त 1967 में। अब क्या हुआ कि इस समय इसकी स्थापना जो हुई थी तो कुल देशों की संख्या कितनी थी, 5 देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो पहला देश था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। अब पेपर में एक नंबर पूछ लिया जाता है जो आसियान की स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा आसियान की स्थापना कब हुई। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा आसियान की स्थापना के समय इसमें कुल कितने देशों की संख्या थी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बन जाएगा जो कौन से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। तो आप लिखेंगे बैंकॉक घोषणा पत्र। स्थापना हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं कुछ समय आगे। आसियान की स्थापना है कुछ समय आगे, बाद में इसकी सदस्य क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी सदस्य क्षमता बढ़ गई। कुल अब हो गई 10। आप नए 10 इसमें नहीं आए देश, 10 मिलकर के टोटल 10 बन गए, क्योंकि 5 पहले ही थे और 5 इसमें और नए जुड़ गए। तो पहला जो था वो ब्रुनई दारुसलाम था। पहला जो देश था वो था ब्रुनई दारुसलाम। उसके बाद वियतनाम आ गया इसमें, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये क्या हो गए, ये पांचों के पांचों देश और मिलकर के इसकी जो सदस्य संख्या थी उसे और बड़ा कर दिया। अब ये भी हमने समझ लिया, आसियान की पूरी डिटेल हमने अभी जान ली है। अब हम चलते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। अब इसके कुछ उद्देश्य थे, इसकी स्थापना करने के उद्देश्य था सुरक्षा व विदेश नीति में तालमेल बैठाना। मतलब जो भी आसियान में जो देश शामिल है उनके बीच सुरक्षा को लेकर के और विदेश नीति में तालमेल बैठाना था, एक दूसरे से समान रूप से मतलब व्यापार करना था। जैसे कि उसके बाद सुरक्षा में हो गया, अगर दो देशों के बीच अगर मतभेद होता है तो उसको खूनी रूप ना दे करके उसको शांतिपूर्ण ढंग से खत्म करना, इसको लेकर के इसमें उद्देश्य था इसका आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान के बारे में जानने के बाद अब हम चलते हैं अपने आसियान के मुख्य उद्देश्य। मतलब आसियान की जो स्थापना हुई तो उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को पूरे विश्व में स्थापित किया, किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया,
किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को बदली, आर्थिक विस्तार किया, इनके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हमने आसियान क्षेत्रीय मंच के बारे में पढ़ा था और आसियान की स्थापना कब हुई, किन देशों द्वारा की गई, ये सब हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आसियान के मुख्य उद्देश्य, मतलब आसियान के उद्देश्य क्या क्या थे। तो सबसे पहले तो आसियान का पहला उद्देश्य था आर्थिक विकास करना। ये तो अगर कोई भी अगर बनता है, जैसे कि आसियान बना था, कोई भी अगर संगठन बनता है किसी भी देश के द्वारा, संघ द्वारा बनाया जाता है, तो सबसे पहला उद्देश्य उसका यही होता है कि आर्थिक विकास किस प्रकार किया जाए। दूसरा था सामाजिक संस्कृति का विकास करना, मतलब जो समाज में उपस्थित जो सामाजिक लोग हैं उनका विकास करना, एवं विभिन्न देशों के बीच जो संस्कृति है उनका आदान प्रदान किया जाए, पूरे जो भी आसियान में सम्मिलित देश हैं उनके बीच में, एवं किसी की भी संस्कृति को बुरा भला ना कहना, ये इसका उद्देश्य था। उसका तीसरा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये किसी भी देश के स्वार्थ के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं था, ये पूरे संघ में शांति स्थापित करने के लिए उद्देश्य से इसको बनाया गया था। तो सबसे जो तीसरा पॉइंट है वो क्षेत्रीय शांति व स्थायित्व को बढ़ाना। स्थायित्व मतलब क्या होता है, एक जगह स्थिर रहना, स्थिर रह करके बात करना, उसको खून खराबे तक नहीं ले जाना। क्षेत्रीय क्षेत्र में जो उपस्थित जो देश हैं, जो संघ में उपस्थित देश हैं, उनके बीच में शांति बनाए रखना, ये तीसरा उद्देश्य था आसियान का। चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आसियान में उपस्थित देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, आर्थिक विकास करना आसियान का पहला उद्देश्य था। दूसरा था सामाजिक संस्कृति का विकास, समाज में एकता व विभिन्न देशों की संस्कृति में से घुलना व सम्मान देना, इसका उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था कानूनों के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों को मानना। तीसरा उद्देश्य मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट कहा था क्योंकि ये सीधा 3 नंबर में पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि आसियान ने किस प्रकार से अपने संघ में क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व को बनाया रखा। तो आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। तो कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों को मानना। तो आसियान का जो उद्देश्य था वो था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है, उसके द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उस पर अमल करके अपने संघ को आगे बढ़ाना, जिससे कोई भी देश जो है वो हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। तो आशा करता हूँ आप ये आसियान के जो उद्देश्य थे वो एकदम आसानी से अच्छे से समझ चुके होंगे। इसे कॉपी में नोट भी अवश्य कर ली। अब चलते हैं आसियान शैली की तरफ। आसियान शैली क्या थी? आसियान शैली जो थी वो सबसे बड़ी विशेषता थी किसकी? आसियान की, क्योंकि इसमें अनौपचारिक व टकराव रहित व सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा दिया गया था। मतलब आसियान शैली का जो उसमें जो बातें कही गई थी वो बातें थी कि आसियान में जो उपस्थित देश हैं वो टकराव रहित एवं शांति रूप से सभी मामलों को खत्म करेंगे एवं सहयोग करेंगे एक दूसरे देशों की, जिस पर आसियान जो है सफल भी हुआ था। ऐसा देखने को मिला भी कि आसियान में जो उपस्थित देश है उनके बीच में बहुत ज़्यादा ही मेल मिलाप देखने को मिला। इसे ही हम क्या कहते हैं? आसियान शैली कहते हैं। इसे ही हम आसियान शैली भी कहते हैं। ये वाला जो है आसियान शैली 2 नंबर है पेपर में पूछ लिया जाता है, एकदम आसानी से इसे लिख लेंगे। एक बार और बता दूं आसियान शैली क्या है। आसियान शैली एकदम सरल शब्द में बताता हूं। आसियान शैली का मतलब यह है कि खून खराबे से दूर रह करके ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसमें सहयोग हो, मेल मिलाप हो, और अगर किसी देश के बीच यदि मतभेद भी होता है तो उसे शांति रूप से उसको हटाना या फिर उसको खत्म करना ही आसियान शैली कहलाता है। आसियानों के उद्देश्यों को जानने के बाद और आसियान शैली को जानने के बाद अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो पार्ट 2 के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी ये टाइप वाले जो होते हैं ना ये क्वेश्चन, ये परीक्षा में एक ना एक जरूर पूछे जाते हैं। और अगर पूरा अगर प्रश्न नहीं आता है पेपर में 3 नंबर 5 नंबर में, तो एक तो जरूर ही पूछ लिया जाता है। जो जैसे कि मान लीजिए पहला प्रश्न बन जाएगा आसियान सुरक्षा समुदाय के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए, ऐसे पेपर में पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद आसियान आर्थिक समुदाय के बारे में बताइए,
सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के बारे में बताइए। तो कहीं ना कहीं से पेपर में ये वाला क्वेश्चन एक ना एक टपक ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ। उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन अब मैं बता देता हूं। जो आसियान का जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो कहां पर है? जकार्ता में है। जकार्ता। अब जकार्ता कहां पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। यहां लिख देता हूं, क्या पता वहां ना दिख रहा हो। तो इंडोनेशिया में है इसका मुख्यालय, और इसकी जो राजधानी है जकार्ता, वहां पर ये स्थित है। तो पेपर में अगर आप इंडोनेशिया भी लिख दीजिएगा फिर भी नंबर मिल जाएगा, जकार्ता लिख दीजिएगा फिर भी नंबर मिल जाएगा। अब चलिए जो आसियान समुदाय के जो प्रमुख 3 स्तंभ है उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो पहला है हमारा आसियान सुरक्षा समुदाय। तो इसमें किस उद्देश्य को लेकर के बात की गई? तो क्षेत्रीय विवादों और टकरावों तक न ले जाना तथा सहयोग को बढ़ाना। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सब चीज लगभग सेम ही है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। विशेषताएं आ जाए, गुण आ जाए, उसके बाद स्तंभ आ जाए, सब में आपको सेम ही उत्तर लिखना है। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कर सकते आप। आसियान सुरक्षा समुदाय में बात की गई क्षेत्रीय विवादों तथा टकराव को खत्म करना, टकरावों तक नहीं ले जाना, सहयोग को बढ़ावा देना। मतलब अगर किसी इसमें आसियान में जो देश थे उनके बीच यदि टकराव होता है तो उसको वहीं पर समाप्त कर देना, उसमें खून खराबा तक ना ले जाना, शांति से उसे खत्म करना, इसको लेकर के इसमें बात की गई थी। उसके बाद दूसरा था हमारा आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय में साझा बाजार व उत्पादन को बढ़ाना। साझा बाजार मतलब विभिन्न देशों, जो आसियान में जो देश सम्मिलित है उनके बीच अच्छे से व्यापार करना, बाजार को स्थापित करना और उत्पादन को बढ़ाना। अगर किसी देश के अंदर अगर उत्पादन है, कम अगर उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इस उद्देश्य से इसमें बात की गई थी। एवं सामाजिक और आर्थिक विकास करना। सामाजिक और आर्थिक विकास करना, ये तो आप जानते ही हैं, समाज को ऊपर उठाना एवं उनके अंदर जो यदि व्यक्तिगत यदि असमानता है पैसे को लेकर के, आर्थिक को लेकर के, तो उसमें समानता लाना, समाज के बीच में उसे स्थित करना। उसके बाद तीसरा है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसमें है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय में इस पर बात की गई थी कि जो टकराव की जगह बातचीत को बढ़ाना और सहयोग को बढ़ाना। ये दोनों लगभग सेम ही था, बुक में भी यही दिया, एनसीईआरटी बेस में सारा आपको करवाता हूँ। तो इसमें टकराव की जगह बातचीत को बढ़ाना, टकराव तक बात को न ले जाना, सहयोग बढ़ाना, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय में बात की गई थी। तो हमारा आसियान यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन अब आसियान के कुछ एक नंबर के आपके प्रश्न पेपर में आ जाते हैं, तो उससे संबंधित मैंने आपको 4-5 यहाँ पर करवाए हैं। तो आप इसे अवश्य ही कॉपी पर नोट कर लें, क्योंकि आपको ये एनसीईआरटी में शायद ना मिले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मैंने बाहर से आपको ढूंढ करके दिया है और पेपर में ये पूछ भी लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो 1991 में भारत ने पूरब की ओर देखो नीति अपनाई। 1991 की बात है और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। तो उसके बहुत सालों बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। तो पेपर में पूछ लिया था कब अपनाई थी, कौन सी नीति अपनाई थी 1991 में? तो पूरब की ओर देखो नीति मतलब पूरब में जो देश है उनके साथ व्यापार करो, उनके साथ काम करो, इसकी नीति को अपनाई थी। उसके बाद भारत ने आसियान के 2 सदस्य देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया था। तो भारत ने क्या करा था, आसियान के 2 सदस्य देश सिंगापुर और थाईलैंड जो थे उनके साथ मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार क्या होता है? ऐसा व्यापार जिस पर कोई भी टैक्स ना लग रहा हो और बिना किसी डर के कोई भी देश किसी भी देश में जा करके व्यापार कर सकता है, इस पर समझौता किया गया था। उसके बाद 2009 में भारत ने आसियान के साथ, अब पहले तो इन्होंने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ व्यापार किया, मुक्त व्यापार। फिर उसके बाद इन्होंने 2009 में भारत ने पूर्ण रूप से आसियान के जो देश थे उनके साथ पूर्ण रूप से मुक्त व्यापार का
समझौता कर लिया अब इन्होंने। और 1 जनवरी 2010 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, जो अब मुक्त व्यापार पूर्ण रूप से आसियान के साथ होगा। उसके बाद 2009 के बाद 2018 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो पूरब की ओर नीति थी, पूरब की ओर देखो की जो नीति थी, उसका नाम बदल करके पूर्वोत्तर कार्य नीति को रख दिया। पहले जो था उस समय इसका नाम रखा गया था पूरब की ओर देखो। इसमें सिर्फ पूरब के जो देश थे उनके साथ व्यापार करने को इसमें बात की गई थी। लेकिन जब 2018 का समय आया, नए प्रधानमंत्री जी बने नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्या करा, पूर्वोत्तर कार्य नीति मतलब पूरब और उत्तर, पूरब के देश और उत्तर के देश दोनों के साथ जो है व्यापार करने की, कार्य करने की नीति को रख दिया। तो यही था हमारा आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने आपको बता दी है, जो पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। और यही था हमारा पार्ट 2 वीडियो। हमारा चल रहा है चैप्टर 4 सत्ता के विकेंद्रीकरण या सत्ता के नए केंद्र, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका ये पार्ट 2 वीडियो था। आशा करता हूँ आपको ये जो पार्ट 2 वीडियो थी वो अच्छी लगी होगी। और पार्ट 1 जो वीडियो है अगर वो नहीं देखी तो जा करके देख ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी जो बच्चे हैं आपके क्लास में जो बच्चे हैं वो आसानी से इस चीज़ को पढ़ सके।